अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर द्वारा आयोजित किसान मेले की खास झलकियां। मेंथा की फसल से अधिक उपज प्राप्त करने हेतु किए जाने वाले जरूरी कार्य। किसान भाइयों, कल के कार्यक्रम में हमने आपको राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जिला समस्तीपुर में आयोजित किसान मेले की कुछ झलकियां प्रसारित की थी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको दिखा रहे हैं इस मेले में किसानों के आकर्षण केंद्र रही कुछ आधुनिक कृषि यंत्र। तो देखिए और लाभ उठाइए। है कि ये मशीन मेनली है कैनोपी मैनेजमेंट के लिए, कि बड़े बड़े यदि बाग हो गए हैं, पुराने हो गए हैं, तो उनको कैसे कटिंग किया जाए, कैसे ये किया जाए जिससे सूरज की रोशनी पूरे क्षेत्र में, पूरे आम का जो या कोई भी बगीचा है पूरे पौधा में रोशनी ठीक ठाक पहुंचे, उसके लिए इसका कैनोपी मैनेजमेंट करते हैं। और यदि लंबा गाछ है तो उसमें फल तोड़ने का भी काम आता है। इसमें ये हॉपर बना हुआ है प्लेटफॉर्म टाइप का, इसका ये हाइड्रोलिक है, हाइड्रोलिक से अप डाउन करता है। जितना भी हाइट आपका होगा उस हाइट पर जाकर ये उसको कटाई छटाई कर सकता है, जिससे कि मैनेजमेंट उसका कैनोपी का जो होता है, जो जितना छाया वाला पोर्शन होता है उस सबको मैनेज करके से सूरज की रोशनी सारे जगह आराम से जाए। मेन इसका यही मकसद है। की तुलना में रीपर बाइंडर एक ज्यादा उन्नत मशीन है, और रीपर बाइंडर के मशीन में उसकी कार्य क्षमता रीपर के तुलना में दोगुने से ज्यादा है। वह चढ़ के चलाने वाली मशीन है, राइडिंग टाइप है और सबसे बड़ी बात है कि काटने के बाद वो बोझा को बहुत अच्छा से बांधता है। तो जब रीपर और रीपर बाइंडर की तो तकनीकी दृष्टि से और सुविधा की दृष्टि से, परिचालन के में आराम की दृष्टि से यह बहुत उन्नत मशीन है रीपर कंबाइंडर। और रीपर कंबाइंडर में 1,75,000 सब्सिडी है। रीपर कंबाइंडर का कॉस्ट मार्केट में 3,60,000 है। रीपर कंबाइंडर में आपको प्रति 6 घंटे के बाद ग्रीसिंग करना है, सफाई के पहले उसको धुलाई कर दें, बेल्ट का टेंशन करें, जांच करें, बेल्ट घिस गया है तो उसको बदलें, अगर परिचालन के बाद ब्लेड घिस गया है तो उसको बदलें, नट बोल्ट ढीला है उसको ठीक करें, मोबिल की जांच करें, इंजन में तेल की जांच करें, ये सब जो उसका मेंटेनेंस है नॉर्मल करें। यही चीज रीपर में भी, सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर में भी यही ऑलमोस्ट मेंटेनेंस है। किसान भाइयों, इसी कृषि मेले में कृषि वैज्ञानिकों ने देसी कोल्ड स्टोरेज के बारे में भी बताया, जो कि किसान अपने स्तर पर भी तैयार कर लाभ ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं देसी कोल्ड स्टोरेज बनाने की तकनीक और लाभ के बारे में। देख रहे हैं ये शून्य ऊर्जा शीत कक्ष, ये किसानों के लिए जो है भारतीय कृषि अनुसंधान जो संस्थान है नई दिल्ली, वहाँ से विकसित है। उन लोगों ने इसको ऑन फार्म स्टोरेज के लिए सब्जियों फलों के जो है जब ज़्यादा मात्रा में उत्पादन हो गया और उसको अगर फार्म पर होल्ड करके रखना है, स्टोरेज करना है कुछ दिनों के लिए बिना खराब हुए उसके लिए ये स्ट्रक्चर विकसित किया गया है। इसमें जैसा आप देख रहे हैं कि दो जो है दीवारें जो हैं ईंटों की सिंपल, इसमें 2 दीवार उठाई जाती हैं, जिसके बीच में 3 इंच का गैप रखकर उसमें नदी की बालू जो है उसमें भर दी जाती है और ऊपर लोकली अवेलेबल मटेरियल का इसमें ढक्कन बना के रखा जाता है। तो इसमें यह है कि जब इसको तर रखा जाता है पूरी तरह पानी से बालू को, तो इसमें अंदर जो स्टोरेज जो सब्जी हम लोग स्टोर कर रहे हैं इसमें,
तो उसका जो तापमान अंदर से और बाहर से 10 से 15 डिग्री हमको लेस मिलता है। तो इसलिए इसको कई बार किसानों का रेफ्रिजरेटर भी हम लोग कहा जाता है। और जब आपको मार्केट में अच्छा प्राइस मिले तब इसमें से जो भी आपका स्टोर्ड है जो प्रोडक्ट उसको निकाल के आप मार्केट में इसको बेच सकते हैं। और इसकी विशेषता ये कि लोकली अवेलेबल मटेरियल से बनता है, सिंपल। इसको कोई भी इसकी चरणबद्ध निर्माण विधि भी हम लोग जो उसको बताते हैं, तो कोई भी अपने यहाँ कंस्ट्रक्ट करता है इजीली उसको कर सकता है। इसके कॉस्ट लगभग अभी कंस्ट्रक्शन का 4 से 5 हज़ार रुपया अभी लगभग पड़ता है इसमें। इसकी लंबाई चौड़ाई 165 सेंटीमीटर ये इसकी लंबाई है, चौड़ाई 115 सेंटीमीटर है, ऊंचाई इसकी 67 सेंटीमीटर। आराम से कैपेसिटी के अनुसार आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसी अनुपात में रखेंगे तो इफेक्टिव होगा। इसमें जो है हम ऐसी सब्जियां जो ज़्यादा डेलिकेट नेचर की नहीं है, हाई मॉइस्चर की नहीं है, जैसे आलू प्याज वगैरह। जैसे प्याज का कोई स्टोरेज या आलू का कोई स्टोरेज स्ट्रक्चर उपलब्ध नहीं है, ऑन फार्म की बात कर रहा हूँ। कोल्ड स्टोरेज तक तो आदमी ले जाता है, अपना रख देता है पैसा देकर, लेकिन अगर उसको फार्म में होल्ड करके रखना है, कुछ दिनों के लिए बचाना है, तो ऐसी सब्जियां जो ज़्यादा दिन तक खराब नहीं हो सकती हैं। गोभी है, पत्ता गोभी है, जैसे बहुत प्रोडक्शन होता है, टमाटर वगैरह हैं, या और भी चीज़ें हैं जैसे इस तरह की जो मिलती जुलती चीज़ें, वो सब इसमें स्टोर की जा सकती हैं। इसमें जो है कम से कम हफ्ता से 10-15 दिन तक रख सकते हैं, जब तापमान के ऊपर है। जैसे बाहर का तापमान बढ़ेगा, इसमें अंदर का तापमान में आपको नेचुरली फर्क महसूस होगा। बस ये शर्त ये है इसमें मेंटेनेंस की, इसको बस आपको बालू को गीला रखना है, क्योंकि इसमें दोनों दीवारों के बीच से छिद्र जो है उसी के द्वारा एवापोरेटिव कूलिंग का सिद्धांत है, उसके द्वारा ये काम करता है स्ट्रक्चर। इसको ये कि सूर्य की डायरेक्ट रोशनी से बचाना जरूरी है, सावधानियों में ये है बस, लेकिन ये हवादार स्थान में ही बनाना इसको जरूरी। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित किसान मेले में इन यंत्रों के अलावा किसानों को खेती से जुड़े अन्य विषयों पर भी जानकारी दी गई। हमारे संवाददाता ने मेले में आए कुछ लोगों से संपर्क किया और उनसे जाना कि उन्हें इस मेले में क्या जानकारी मिली। मैं नागेश्वर दास है और मशरूम की खेती के लिए मैं यहाँ प्रशिक्षण लेने आया हूँ। बहुत सारे नया चीज हमको देखने को मिलता है और सीखने को मिलता है। देखने को और सीखने को ये मिलता है कि नई नई तकनीकी द्वारा जो गेहूं का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है, जो कि हम मेला में देख रहे हैं जीरो टिलेज के द्वारा, वो भी देखने को मिलता है। साथ में वर्मी कंपोस्ट के द्वारा जो छोटे छोटे यहाँ बना के बताए जा रहे हैं कि वर्मी कंपोस्ट से कैसे उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, खेती के उपज कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में मेला में आते तो हमको सीखने को मिलता है। साथ में हम यहाँ आने के बाद बहुत सारे ऐसे यंत्र देखते हैं जो कि हम अपने मार्केट में नहीं देख पाते हैं, लेकिन जिस तरह से ये मेला लगाया जाता है तो हम बहुत सारे ऐसे यंत्र देखते हैं, समझते हैं, और उसके बारे में यहाँ जो भी दुकानदार हैं उनसे हम पूछते हैं कि ये क्या है और वो हमको समझाते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने मेंथा की रोपाई समय से की थी, उनकी फसल इस समय बढ़भार की अवस्था पर है, जिसमें कुछ कार्यों को करना जरूरी होता है जिससे फसल की अच्छी वृद्धि व विकास हो और भरपूर लाभ मिल सके। तो हमारे किसान भाई मेंथा की फसल में इस समय कौन कौन से जरूरी कार्यों को करें, इस विषय पर अपने सुझाव दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS नेगी। किसान भाइयों, अभी मेंथा की आपने फसल खेत में लगाई होगी और अच्छा उससे उत्पादन लेने के लिए आपको कुछ शस्य क्रियाएं अच्छी तरह से करनी होंगी, जैसे कि उसकी निराई गुड़ाई है, समय पे उसका खाद देना है और पानी की मात्रा समय पे देनी पड़ेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि मेंथा को काफ़ी पानी की आवश्यकता होती है। करीब जो है 7-8 सिंचाई की इसमें आवश्यकता होती है, तो ये ध्यान रखें आपकी समय समय पर इसकी सिंचाई करते रहें। जैसा कि ये फसल गर्मी में ली जाती है, इसलिए इसमें सिंचाई की अधिक जरूरत पड़ती है। ऐसे में यदि आपने बलुई मिट्टी में मेंथा की खेती की है तो 8 से 10 दिन पर सिंचाई करें और दोमट मिट्टी में 12 से 14 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें और सिंचाई हल्की करें, क्योंकि फसल में अधिक पानी भरने पर फसल की बढ़वार में बाधा आएगी और उपज भी प्रभावित होगी।
ध्यान रखें कि अगर आपका मेंथा 30 दिन का करीब हो गया है तो इसमें एक निराई गुड़ाई करना इसमें बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर आप इस समय निराई गुड़ाई नहीं करते तो आपके जो खरपतवार हैं वो आपकी फसल को जो नुकसान पहुंचाएंगे उसकी भरपाई आप बाद में फिर नहीं कर सकते। इसलिए जो है अभी निराई गुड़ाई करके जो आप जो है उसमें खरपतवारों को निकाल लें। साथ ही साथ इसमें जो है फर्टिलाइजर का प्रयोग, जैसे आप कहते हैं कि ये पत्ती वाली फसल है तो इसमें करीब जो है 150 केजी नाइट्रोजन और 80 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास की इसके लिए आवश्यकता होती है। तो उसको खास करके पोटास और जो आपने फास्फोरस है वो तो आपने दे दिया होगा, तो अब नाइट्रोजन को आप जो है अलग अलग भागों 3 भागों में कम से कम बांट के दें। जब फसल 45 से 50 दिन की हो जाए तब 50 से 55 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग करें और उसके बाद 15 से 20 दिन के अंतराल पर 2 बार इतनी ही यूरिया की मात्रा का प्रयोग करें। यदि फसल से 2 कटाई लेना है तो उस दशा में पहली कटाई के 25 से 30 दिन बाद 40 से 45 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग करें और फिर इस फसल में 15 दिन बाद 20 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग करें। और खास करके ध्यान रखें कि कटाई के बाद जो है हम जरूर एक बार नाइट्रोजन की डोज उसको दें। तो जितना आप नाइट्रोजन की डोज को कम मात्रा में थोड़ा थोड़ा बांट के देंगे उतना ही आपकी फसल को वो ज़्यादा फायदा करेगी। और रही बात कीड़े बीमारियों की, तो कीड़े बीमारी इसमें बहुत कम आते हैं। अगर कहीं किसी क्षेत्रों में दीमक का प्रकोप है तो आप जो है क्लोरपाइरीफॉस नामक दवा का प्रयोग कर सकते हैं और उसको जो है अच्छी तरह से 2 से लेकर 3 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, तो उससे दीमक का प्रकोप नहीं होगा। इसके साथ ही साथ मुख्य बात यह है कि इसमें तेल की फसल है और सगंध तेल इसमें पाया जाता है, तो हम ये ध्यान रखें कि जब भी इसकी कटाई करें हम लोग तो उस दिन जो है बदली ना हो, बदली वाले दिन हम इसकी कटाई ना करें। जिस दिन अच्छी धूप खिली हो उस दिन हम इसकी कटाई करें और कटाई करने के बाद तुरंत ही जो हम इसका आसवन कर लें। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि आसवन का यूनिट भी आपके पास होनी चाहिए। एक जो आपका माइल्ड स्टील की इसके लिए यूनिट की आवश्यकता होती है तो वो आपके आसपास होनी चाहिए। वैसे खास करके तराई क्षेत्रों में कई किसानों के पास इस तरह की मशीनें हैं और वो उसकी खेती पहले से करते आ रहे हैं। तो मुख्य बात यह है कि आप ज़्यादा दिन तक जो है उसको खेत में ना रखें। एक दिन के अंदर, जैसे आज आपने कटाई की तो कल तक जो है उसका जो है तेल निकाल लें, मतलब आसवन कर लें उसका। इसके साथ ही साथ तेल को रखने के लिए भी आप जो है स्टील के बर्तनों का उपयोग करें। जब आपका तेल मिल जाता है तो उसको तेल को स्टील के बर्तनों में रखें और स्टील के बर्तनों को भी पूरा ढंग से भर के रखें जिससे कि उसमें हवा कम से कम जाए और जो है तेल आपका खराब ना हो। और उस तेल को या तो स्टील के बर्तनों में या फिर जो है आपको जो कांच के बर्तन है उनमें रखें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, और या एल्युमिनियम के बर्तनों में रखें। तो उसको फिर जो है अच्छी तरह से भर के जो है सूखे स्थान पर और जहाँ पे जो है धूप ना जाती हो ऐसे जगहों पर रखें और फिर उसको जो है बाजार में बेचें, तो आप उससे अच्छा लाभ कमा सकते हैं। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के बहुत से किसान भाई रबी फसलों की कटाई के बाद गन्ने की खेती करते हैं, लेकिन रबी फसलों की कटाई में देरी होने की वजह से वो गन्ने की बुवाई समय से नहीं कर पाते हैं, जिससे उन्हें आगे चलकर कम उपज की प्राप्ति होती है। इसी समस्या के समाधान के लिए अभी आप गन्ने की SRI तकनीक से नर्सरी तैयार कर रबी फसलों की कटाई के बाद इसकी रोपाई कर सकते हैं। तो गन्ने की नर्सरी तैयार करने की SRI विधि क्या है और इस विषय पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ। श्री विधि से गन्ने की खेती। किसान भाइयों, श्री विधि, जिसका पूरा नाम है सिस्टम ऑफ रिन्यूड इंटेंसिफिकेशन, श्री विधि ईख उत्पादन की एक उन्नत तकनीक है। इस विधि के तहत हम ईख का बिचड़ा ग्रीन हाउस में उगाते हैं और बिचड़ा तैयार होने पर सीधे खेत में रोपाई कर देते हैं। गन्ना एक लंबी अवधि का फसल है। किसानों को गन्ना रोप के लिए समय नहीं मिल पाता है। इसके लिए गन्ने का अभी इस समय बड चिप मेथड से उसकी आंख निकाल करके उसका पौधा तैयार कर लें और 1 से 1.5 महीने
में वो पौधे तैयार रहेंगे। यदि 1.5 महीने के बाद भी खेत खाली हो रही है तो अभी से ही मतलब बड चिप से पौधे तैयार कर लें और उसकी रोपनी करें तो वो 1.5 महीना पहले हो जाएगी। यानी यदि किसान का खेत, गेहूं का खेत खाली हो रहा है मार्च के लास्ट में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में, तो वो 15 फरवरी के आसपास वो बड चिप से बिचड़े तैयार कर लें और उसके बाद उसकी रोपाई करें तो वो 1.5 महीने मतलब वो फरवरी प्लांटिंग कही जाएगी और उससे किसान बसंतकालीन रोप से भी अच्छी से अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। बड चिप मेथड से कई फायदे हैं। एक तो ये फायदे हैं कि जैसे हम 3 आंख की गुल्ली खेत में रोपते हैं तो 3 आंख में सामान्यतः एक ही आंख जमता है, यानी हमारे जो जमाव का प्रतिशत है पौधे 30% ही मिलते हैं, 30 से 35%। लेकिन जब हम बड चिप मेथड से करते हैं तो उससे 100%, 96 से 100% मतलब 100% पौधे का जमाव होता है और एक जमा हुआ पौधा हम खेत में रोपते हैं तो पौधों की संख्या खेत में अच्छी बनी रहती है। तो जो सामान्य रोप है उससे इसकी उपज होने की संभावना अधिक है। इस तकनीक से बिचड़ा तैयार करने के लिए सबसे पहले हम उन्नत किस्मों का चुनाव करते हैं। इसके बाद बड काटने वाली मशीन से एक के एक आंख अथवा बड को काट लेते हैं। तत्पश्चात काटी गई एक की आंख को हम फफूंदनाशक दवा से उपचारित करते हैं। इसके लिए 1 ग्राम कार्बोडाइजिम दवा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल तैयार कर बड को 10 से 15 मिनट तक उपचारित करते हैं। इसके बाद प्लास्टिक की ट्रे में इसे रख देते हैं और उसमें वर्मी कंपोस्ट या केंचुआ खाद और कोकोपिट का इस्तेमाल करते हैं। कोकोपिट के स्थान पर हम पत्तियों की सड़ी हुई खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके उपरांत समय समय पर हम इसकी सिंचाई करते हैं। जब बिचड़े 4 सप्ताह के हो जाते हैं तब हम उसे मुख्य भूमि पर लगाते हैं। यहाँ हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस विधि से तैयार पौध स्वस्थ एवं रोग व्याधियों से मुक्त होते हैं, क्योंकि इन्हें सही मात्रा में सूर्य, ऊर्जा, पानी, सही दूरी एवं सही समय पर मिलती है। आइए अब चर्चा करते हैं बसंतकालीन गन्ने की उन्नत प्रजातियों की, क्योंकि उन्नत किस्मों के अभाव में हम किसी भी तकनीक से खेती करें पर उससे अच्छा लाभ नहीं मिल सकता। इसलिए अपने प्रदेश हेतु गन्ने की कौन कौन सी उपयुक्त किस्में हैं, आइए जानते हैं। समूह के प्रभेद हैं, एक अगाध समूह प्रभेद के प्रभेद हैं और दूसरे मध्य पिछात समूह के हैं। अगाध समूह के प्रभेद में BO 130, कोपू 9301, BO 139, BO 153, कोपू 112, इसकी परिपक्वता नवंबर से ही काटने योग्य हो जाती है। जबकि दूसरी जो पिछात समूह के प्रभेद हैं, इस समूह में BO 91, BO 110, BO 136, BO 137, BO 141, BO 146, कोपू 9702 एवं कोपू 2061 है। किसान भाइयों, आप प्रोट्रे के अलावा पॉली बैग में भी गन्ने की पौध तैयार कर सकते हैं। इस विधि से प्रति हेक्टेयर 20 कुंतल बीज की आवश्यकता होती है। पॉली बैग में नर्सरी तैयार करने के लिए सर्वप्रथम मिट्टी का मिश्रण तैयार किया जाता है। मिट्टी, बालू तथा गोबर की खाद कंपोस्ट की बराबर मात्रा लेकर अच्छी तरह से मिलाते हैं। इस उपचारित मिट्टी के मिश्रण को 5 इंच लंबी व 5 इंच चौड़ी साइज की पॉलीथीन बैग में भरते हैं। पॉलीथीन बैग में चारों ओर तथा नीचे से कुछ छेद कर देते हैं, जिससे सिंचाई के बाद अतिरिक्त पानी निकल जाए और गन्ने के टुकड़े सड़ने से बच जाएं। नर्सरी तैयार करने के लिए गन्ने की ऊपरी 2/3 भाग को लेकर इसमें से 1 आंख वाले टुकड़े काट लिए जाते हैं। इनके कटे हुए टुकड़ों को 50 लीटर पानी में 100 ग्राम वेवेस्टीन मिलाकर 15 से 20 मिनट तक डुबोकर रखा जाता है। इसके बाद कटे हुए उपचारित टुकड़ों को पॉलीथीन बैग में लंबवत अवस्था में इस प्रकार रखते हैं कि आंख ऊपर की ओर रहे। तत्पश्चात इसके ऊपर 2 से 3 सेंटीमीटर मिट्टी की तह बिछाते हैं और एक हल्की सिंचाई कर देते हैं। पॉली बैग नर्सरी में 5 से 6 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार पानी का छिड़काव करते हैं। 3-4 सप्ताह में अच्छा जमाव हो जाता है और 3 से 4 पत्तियां निकल आती हैं, जिनकी लंबाई लगभग 6 इंच होती है। इस प्रकार से गन्ने की नर्सरी तैयार कर
गन्ने की खेती में होने वाली देरी से आप बच सकते हैं और इससे अच्छा उत्पादन भी प्राप्त कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या फिर दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला कटिहार की कृषक भोलाराम पासवान ने। यह भैंस की मुर्रा नस्ल के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो भोलाराम पासवान जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। अधिक से अधिक दुग्ध उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमारे देश में उन्नत महिषवंशीय पशुओं की जो नस्लें हैं उनके बारे में जानकारी देने के लिए उपस्थित हूँ। भैंसों की जो प्रमुख नस्लें हैं उनमें जो प्रमुख नस्ल है वह है मुर्रा नस्ल। यह मुर्रा नस्ल की जो भैंस है यह हरियाणा राज्य के रोहतक, जिंद, हिसार आदि जिलों में पाई जाती है। वहाँ से हमारे पशुपालक भाई इस भैंस को ला करके इन मुर्रा भैंसों का लालन पालन अच्छी तरह से कर रहे हैं। इस मुर्रा भैंस की जो विशेषता होती है वह यह होती है, यह काले रंग की होती है। इसके जो सींग होते हैं घुमावदार होते हैं और अंदर की ओर मुड़े हुए होते हैं। इनकी शारीरिक जो वजन होता है वो 400 से 500 किलोग्राम के बीच में होता है। आयन पूर्णतः विकसित होते हैं, चारों थन समान होते हैं और इनका जो दुग्ध उत्पादन है वह 5 लीटर से 7.5 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से आंका गया है। और यह भैंस की जो नस्ल है भारतवर्ष की सर्वोत्तम नस्ल मानी जाती है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। बटन मशरूम का उत्पादन कर अच्छी आय ले रहे किसान की सफलता की कहानी। अच्छी बढ़वार के लिए लौकी फसल में किए जाने वाले जरूरी प्रबंधन। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है anndatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।